बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काफ़ी ठंड है। इमरान खान का नाम लेने पर, इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी टीवी प्रोग्राम, कोई भी तकरीर, कोई भी बयान इमरान खान को इल्ज़ाम के बगैर, इमरान खान को दशनाम के बगैर, इमरान खान पर अतहाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। लेकिन अब इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है। इमरान खान आप नहीं कह सकते, आप उनको अबू कासम कह लें, मुन्ने के अब्बा कह लें या कोई भी और नाम दे दें, वो चल सकता है। लेकिन इमरान खान, जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा बार बार कहती थीं, अब वो भी नहीं कह सकेंगी। दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से अपनी बात आवाम तक पहुंचाने, आम लोगों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को भी उनकी तरफ से एक तकरीर की गई जिसमें 2-3 बातें खासी अहम हैं। एक तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नज़ीर के ख़िलाफ़ 15 अरब रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर रहे हैं, क्योंकि उन पर जो कार्रवाई नैब की तरफ से की गई, जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, जो इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरह से नैब के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, इस पर इमरान खान कहते हैं कि वो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ले जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इमरान खान को कितना इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये एक अलग बहस है। इमरान खान की तरफ से इसी तकरीर में दूसरा पॉइंट ये उठाया गया कि उन्होंने इस हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी थी और एक कमेटी कायम की थी, जिस कमेटी में असद कैसर और परवेज़ खटक शामिल थे। कल उनको अदारों की तरफ से मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया और उसके बाद उनको वहीं पे बिठा लिया गया। ये इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा और अब तक वो वहीं पे बैठे हुए हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर दें। ये इमरान खान की तरफ से कहा गया और इमरान खान ने इसी तकरीर में यह कहा कि मुझे तनहा कर दिया गया है, मेरे साथ मुलाकातों पर पाबंदी है, लोग बड़े कम मिलने के लिए आते हैं, अगर आते हैं तो वकला आ जाते हैं। इमरान खान ने साथ ये भी कहा कि अब मुझे ये ख़तरा पैदा हो गया है कि वकला भी मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन पर भी प्रेशर है और हो सकता है कि अदालतों में अपने केसेस की मुझे ख़ुद ही पैरवी करना पड़े। वैसे मेरे पर इतने केसेस बने हैं, इतना मैं अदालतों में जा चुका हूँ कि काफ़ी कानून मैं भी सीख गया हूँ, उसी को इस्तेमाल करते हुए अब मुझे लगता है, ये इमरान खान कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ख़ुद अपने केस लड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वकील भी मेरा साथ प्रेशर में आकर छोड़ते जा रहे हैं। बात हम एक बार फिर कर लेते हैं परवेज़ खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। इसमें असद कैसर मौजूद थे, लेकिन असद कैसर की तरफ से एक लफ्ज़ भी वहाँ पे नहीं बोला गया, जबकि परवेज़ खटक की तरफ से पीटीआई का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया गया, जबकि उन्होंने अपनी बुनियादी रुकनीत नहीं छोड़ी। परवेज़ खटक तो आप पीटीआई को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से पहले से ही इक़दामात कुछ न कुछ कर लिए गए थे। जब इन्होंने ख़तरे की बू महसूस की तो इनकी तरफ से शायद कोई हिकमत अमली बनाई गई थी कि इनके भाई 10 मार्च 2022 को जब तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की गई थी, ऐन उस रोज़ वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं। लियाकत खटक और उनका बेटा अहद खटक वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान पीटीआई को छोड़कर ये जुआई में शामिल हो जाते हैं। परवेज़ खटक को उस कश्ती में सवार होने के लिए जो इन्होंने खुद तैयार की थी तकरीबन 2 साल लग गए। अब ये कहा जा रहा है कि उनको प्रेशर डालकर तहरीक इंसाफ से अलग किया गया है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन उनकी तरफ से बंदोबस्त पहले करने की कोशिश की गई थी और असद कैसर की तरफ से, जैसा कि उन्होंने कहा कि किसी के बाप में भी ये जुर्रत नहीं है कि वो मुझे तहरीक इंसाफ से अलग करने का कहे, मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए। ये असद कैसर की तरफ से कहा गया था, लेकिन परवेज़ खटक के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, खामोश थे। इससे पहले अली जैदी की तरफ से कहा गया था, खुदा की कसम अगर मुझसे पीटीआई छुड़वानी है तो मेरे माथे में गोली मारी जाए। और फिर 2 दिन के बाद वो भी पीटीआई छोड़ गए। इसी तरीके से असद कैसर कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं। उनकी तरफ से एक मौके पर कहा गया था जब उनकी ज़मानत हुई थी और उसी मौके पर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने बड़े जुर्रत के साथ कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ में था, तहरीक इंसाफ में हूँ और तहरीक इंसाफ में रहूँगा।
कल उनकी बेटी ने अपने पापा से मुलाकात की, उनकी तरफ से भी यही पैगाम दोहराया गया। लेकिन पहले असद कैसर को देखें और फिर अली जैदी को उनसे भी पहले देखें कि उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा था। तो शाह महमूद कुरैशी वो कब तक मुस्तकिल मजाजी से काम लेंगे। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उनके घर के बाहर से गिरफ्तारी हुई है। 2 रोज़ पहले एक खबर चली थी जिसमें कहा गया था कि चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही के घर गए हैं, उनसे मुलाकात की है और दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनमें बड़ी बेहतर पेश रफ्त आ चुकी है। दोनों एक मरतबा फिर एक होने वाले हैं। हो सकता है कि इस मुलाकात के दौरान अगर ये मुलाकात हुई है तो चौधरी शुजात की तरफ से कहा गया हो कि ठीक है आप गिरफ्तारी दे दें, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने गिरफ्तारी दे दी हो। तो इसमें चौधरी शुजात हुसैन की क्या नीयत हो सकती थी? चौधरी परवेज़ इलाही को फंसाना था या फिर चौधरी परवेज़ इलाही को बचाना था। बहरहाल जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया ये अमूमी तरीका है। इसी तरीके से पीटीआई के लीडरों को गिरफ्तार किया जाता है, खींचा जाता है, घसीटा जाता है, पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है। ऐसा ही चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हुआ। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही गिलगित बल्तिस्तान में फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके ड्राइवर की तरफ से कहा गया है। तो नाजरीन एरियाज़ 3 हैं। एक तो वाइट एरिया है जिसमें ये लोग फिर रहे हैं, उसके बाद रेड एरिया है जब ये गिरफ़्तार हो जाते हैं। और रेड एरिया में आसाब का इम्तिहान होता है कि आपके आसाब कितने मजबूत हैं, कितने कवी हैं। और उसके बाद फिर आसाब टूटते टूटते बिल आखिर टूट जाते हैं और फिर ग्रीन एरिया आ जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही के आसाब कितने मजबूत हैं उसका अंदाज़ा होगा कि वो रेड एरिया में कितनी देर तक रहते हैं। और शाह महमूद कुरैशी वो कब तक रेड एरिया में रहते हैं। जैसा कि कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही के ड्राइवर की तरफ से कहा गया है कि चौधरी साहब गिलगित बल्तिस्तान फ़रार होना चाहते थे। ये तो ड्राइवर की तरफ से कहा गया है। कल हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद भी ये कह दें कि मैं वाकई गिलगित बल्तिस्तान फ़रार होना चाहता था। उनके बेटे की तरफ से जो स्पेन में बैठे हुए हैं मूनस इलाही, उन्होंने एक बार फिर बड़ा दलेराना ट्वीट किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे। ठंडे कमरों में बैठकर ऐसी बातें करना बड़ा आसान है। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ क्या गुजर रही होगी वो देखते हैं कि कब ये ऐलान करते हैं जैसा बाकी कई लीडर कर चुके हैं। तो क्या मूनस इलाही और परवेज़ इलाही के माबैन इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। फ़ैसला चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ा सोच समझ कर करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्होंने मौसम को देखकर, कमरे को देखकर, कैद को देखकर, जहाँ पे उनको रखा गया है उसको देखकर फ़ैसला करना है। और फ़ैसला क्या होगा वो निविश्ता है, दीवार है। अब तो हालात ये पैदा हो गए हैं कि इमरान खान को भी अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनके सामने भी यही कुछ रखा जाता है तो वो क्या ऐलान करेंगे। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करें। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म उनसे क्या मुतालबा कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं। मेरा तो ख़्याल है कि शहबाज शरीफ इमरान खान से जैसे उनका फ़ोन रिसीव करते हैं ये कहेंगे कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें। तो नाज़रीन आज ये बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ छोड़ दें। ये पाकिस्तान की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है, जिसे आप मुकाफ़ात अमल कह लें या रिवर्स गैर कह लें, वो भी लग सकता है। तो कल कलां क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई मियां नवाज शरीफ से कहे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मैं मुस्लिम लीग नून छोड़ रहा हूँ। ऐसा ही मरीम नवाज शरीफ साहिबा से भी कहा जाए, ऐसा ही आसफ़ अली ज़रदारी से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहा जाए कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूँ। ऐसा ही मौलाना फजलुर रहमान से कहा जाए कि मैं ये जुआई छोड़ रहा हूँ। ये मुकाफ़ात अमल होगा, ये रिवर्स गेयर होगा। अगर ऐसा कहा जाता है जैसे आज के हालात हैं, आज के हालात में जो कुछ कहा जा रहा है, तो कल ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और ये लोग क्या कहेंगे, रेड एरिया में होंगे तो रेड एरिया से ग्रीन एरिया में आने के लिए
ऐसा फिर इनको कहना पड़ेगा। ये तो सूरत हाल साहब के सामने है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर गिरफ्तार होने वालों के साथ क्या कुछ किया जाता है। ताकत का आजकल मरकज़ कहाँ पे है? कुछ लोग कहते हैं कि सरासर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जैसा कि हमने कहा कि आजकल ताकत का मरकज़ कहाँ पे है और कमज़ोरियाँ कहाँ पे हैं, ताकत का मरकज़ कहाँ पे है, इस पर फिर कभी या फिर हो सकता है कि कभी भी नहीं, तो कमज़ोरियाँ कहाँ पे हैं उसकी बात ज़रूर की जा सकती है। कमज़ोरियाँ अगर हैं तो फिर हमारे अदारे में हैं, सबसे बड़े अदारे में हैं। जो अपने आप को सबसे बड़ा अदारा समझता है वो है इंसाफ का अदारा, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया। वहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं। वहाँ पे अगर कमज़ोरी ना हो तो फिर ऐसा जो कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, कतई तौर पर ना होता। सुप्रीम कोर्ट के जजों में इख्तलाफात हैं, ये कमज़ोरियाँ इनकी अपनी पैदा की हुई हैं, बटे हुए हैं, तकसीम हो चुके हैं। अगर हमारा अदलिया का अदारा मजबूत होता तो हालात इस तरह दगरगू ना होते। तो वे आउट क्या हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि इंतखाबात, कैसे इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। इस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।